नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस कड़ी में आज हम लोग हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा था, एक्सप्लेन किया था और एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, जिसे देख के आप लोग लाभान्वित हुए ही होंगे। तो उसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे। उसी तरह हर क्वेश्चन को कोरिलेटेड किया जाएगा। जहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में, वो कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया जा रहा है हमारे सीरीज में। ये सुविधा सिर्फ आप लोग देखे होंगे लाइव क्लास में ही मिलती है, लेकिन ये सुविधा हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लास में ही दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को क्लिक करें कि जो भी वीडियोज आए सबसे पहले आप ही के पास जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का। 121 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम था सरोजनी नायडू। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है प्रथम भारतीय, अगर भारतीय नहीं लगा रहता तो इसका आंसर हो जाता एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट प्रथम महिला बनी थी जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और सरोजनी नायडू 1925 में 41वां अधिवेशन जो हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां, ये गलती लिखा है क्योंकि यहाँ पर 28वां होना चाहिए, क्योंकि 28वां ही हुआ था बांकीपुर पटना में। अगर ऑप्शन में पटना भी रहे बांकीपुर भी रहे तो बांकीपुर ही क्लिक करना है, आप लोग को टिक करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, 27वां नहीं 28वां अधिवेशन हुआ था, जो बांकीपुर पटना में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था RN मधोलकर। और इसी अधिवेशन में ए.ओ. को कांग्रेस का पिता कहा गया, मतलब ये उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो नो डाउट होना चाहिए इसमें दादा भाई नौरोजी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित थी, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक बरेलवी आंदोलन चलाया गया था, तो वो भी नाम था उनका भी सर सैयद बरेलवी लगा रहता था उनका, लेकिन यहाँ पर है सर सैयद अहमद खां। तो यही आपको जरा सा इसमें अंतर रखना है कि बरेलवी नहीं है, ये खां है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मुझे विश्वास है ये कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसके निधन में इसका सहायक बनूं। किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। 1900 ईस्वी में इसने ऐसा कहा था। और इसने यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा था, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो गांधी जी से सुझाव मांगा गया कि कांग्रेस का तो गठन किया गया था इंडिया को आजाद कराने में, वो तो हो गया, तो क्या किया जाए? तो गांधी जी ने यही सजेस्ट किया था कि अब कांग्रेस को पूरा तरह से, कांग्रेस चीज होना ही नहीं चाहिए, मतलब उसको खत्म करो, कांग्रेस को खत्म करो, और जो भी अब नया पार्टी है जो भी करना है करो, पर कांग्रेस नहीं रहना चाहिए। और कर्जन ये सपना देखा था कब? 1903 में ही। और शायद हम लोग कह सकते हैं कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी इस सपना को कर्जन का पूरा कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन जो है ना, कविता भी लिखता था, बहुत चीज लिखता था। उसका एक अन्य नाम था ओवेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है। और लिट्टन ही जो था सबसे पहले 1878 में 78 में आपको वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लागू किया था, और सोम प्रकाश जो था प्रतिबंध हो गया था इसी कारण। और 1882 में रिपन बने थे वायसराय, जिन्होंने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था।
और इसी में हम लोग पढ़े थे 78 नंबर क्वेश्चन में, जो पार्ट 1 में था, उसमें था अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। तो अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली भाषा में निकलता, तो शिशिर कुमार घोष निकालते थे। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया तो सोचे कि मेरे प्रेस पर छापा मारा जाएगा और बंद हो जाएगा, तो इसी से बचने के लिए वो रातों रात इसका रूपांतरण किस में कर दिए थे, अंग्रेजी भाषा में। इसमें यही था कि कोई भी न्यूज़पेपर अंग्रेजी में छपना चाहिए, लोकल भाषा में नहीं, क्योंकि लोकल भाषा में छपेगा तो हर कोई अंग्रेज के विरुद्ध हो जाएगा, इसी कारण ये लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 127 में, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। कहा भी जाता था कि अगर जैसे जब गांधी जी आए तो वो अपने गुरु जो थे उनको, गोखले साहब, तो वो बोले कि पहले तुम भारत को जानो, तब तुम किसी निर्णय पर पहुंचना। जब वो देखे तो बोले कि अरे भारत में तो अधिकतर लोग गरीब है, तो हम कोट पैंट का राजनीति क्यों करें। इसलिए उन्होंने वो सबको त्याग दिया। और आप जानते हैं कि वो जब से भारत में आए तब से एक लाठी रखें और चरखा का काम किए, और कपड़ा भी अपना बदल दिए, जो था कुर्ता और नीचे धोती था। लेकिन उसके पहले जो भी बड़े नेता हुए हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन्होंने शहरी क्षेत्र को ज़्यादा अपने शहरी क्षेत्र का ज़्यादा वेशभूषा अपनाया था, तो इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल ये सब नहीं हुए थे। जितने गांधी जी के साथ जुड़े ना, उतने इन लोग के साथ नहीं जुड़ पाए थे। इसी में कहता है कि फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अगर ये कथन पूछ दे किनका है तो आपको हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, वही महात्मा गांधी के गुरु थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए शुद्ध हिंदी लिखा है, कहीं कहीं इंग्लिश में लिखता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लिखता है। तो ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके कौन कौन और सदस्य थे? तो श्रीनिवास शास्त्री, देवघर जोशी, हृदयनाथ कुंजरू, ये सब इसके साथ थे, शीतलवार, BN राय, लादी कृष्णा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए कि जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू किए थे एनी बेसेंट और तिलक, तो एनी बेसेंट ने साफ कह दिया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, मतलब वो लोग इसमें नहीं शामिल हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किसी राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा है, तो ये कहें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ये तो वही बात हो गया ना कि बीबी बीबी और पति लड़ता भी है और फिर बात भी करता है, वही बात हो गया कि समाजवाद से लड़ते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। तो उसी में कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती है, प्रथम विश्व युद्ध में जैसे सहयोग किया था, और फिर लड़ाई भी लड़ती है। ऐसा थोड़े होना चाहिए, जब आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो सिर्फ विरोध होना चाहिए। इसी में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नगरमपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? तो 1906 के बाद करमपंथी लोग आ गए। और इसी में बोलता है लाल बाल पाल का कंसेप्ट आया, और एक अरविंद घोष थे, ये लोग गर्मपंथी नेता थे। और तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने गए? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बीपीएससी ने ई माना है, क्योंकि ऐसे तो वो जब जेल गए थे उसके बाद निकल के आया था तो लोगों ने उन्हें ये उपाधि दिया था, लेकिन कहना है कि सिर्फ एक काम के लिए इनको ये उपाधि नहीं मिला, वो इतना सारे काम ही किए थे कि उसके उपलक्ष्य में इनको दिया गया था, न कि एक को, वही दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो लाल बाल पाल के साथ अरविंद घोष भी थे। अरविंद घोष जो थे उनका छोटे भाई का नाम था बारिंद्र कुमार घोष, ठीक है। और अलीपुर संयंत्र मामला में दोनों पर कार्रवाई भी हुआ था, तो इनको छोड़ दिया गया था क्योंकि अभाव था साक्ष्य का। और कहता है कि बाद में इन्होंने पौंडीचेरी चल गए, वहां पे ऑरीविलो आश्रम खोलकर वहीं पर खोले थे एक आश्रम, वहीं पर रहे थे, ये संन्यास ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 में। अगर पूछेगा रंगपुर नेशनल स्कूल कब खुला था? तो 8 नवंबर 1905 में। डिस्क्रिप्शन में देखिए लिखा हुआ है। और उसी के बाद लिखा है कि 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसी में
वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में खोला। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो देखिए कब खुला, तो 1906 में खुला। किसने खोला, तो सदगुरु दास बनर्जी ने खोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ये सब गर्मपंथी थे, गोखले नरमपंथी थे, बाकी सब ये सब गर्मपंथी थे। तो बिल्कुल भी ये सीरीज को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये 3 पार्ट में ये सीरीज आएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि हमने कितना डिटेल से हर चीज को बताया है। जहाँ भी लोगों को जहाँ कंसेप्ट में दिक्कत होता है या जहाँ पे बहुत सारा भ्रमित करने वाले रहते हैं, एक जैसा मिलने वाले क्वेश्चन का आंसर रहता है, तो उसको भी हम लोगों ने हल किया था। जैसे मैंने बोला था गीता तत्व किसने लिखा था, तो मैंने बताया था गीता रहस्य तिलक लिखे थे, और गीता तत्व गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन का हम लोग कंफ्यूजन दूर किए, जो हमने बोला था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो गीता रहस्य अगर रहे तो तिलक, और गीता तत्व रहेगा तो गोपाल हरि देशमुख। तो इसी तरह के हर क्वेश्चन को हम लोग को रिलेटेड करते हैं, जो बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में बहुत आसानी हो जाएगा। जब हमारा सीरीज देख के जाएंगे तो लगेगा कि हाँ हमने तो ये सुना था, पढ़ा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? एकदम याद कर लीजिए, इसका नाम है राजा वामबंधे आंदोलन। अगर इंग्लिश का है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एगिलेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। इसका मतलब था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो हमारे लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी भी कहा जाता था। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो वीडी सावरकर। तो देखिए अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ? 1904 में। कहाँ हुआ? तो नासिक में। किसने किया? तो वीडी सावरकर ने किया, जिनका नाम था पूरा विनय दामोदर सावरकर, और इन्होंने ही मित्र मेला स्थापित किया। फिर 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। इसका ही सब फैक्ट था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908। कौन किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। बम फेंकने वाले थे किंग्स फोर्ट पर, परंतु वो बच गया था, और कैनेडी की पत्नी पुत्री मारी गई थी। कैनेडी जो था ना, वो भारतीय के लिए उतना खराब नहीं था, उससे बहुत इन लोग को दोस्ती जैसा था, लेकिन बहुत ही इन लोग आत्मग्लानि में आ गए थे, और एक ने तो वही समय आत्महत्या कर लिया प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू था, बंगाली भी था, दी महरता भी था। तो देखिए जो द हिंदू है वो कौन लिखा है? जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब लिखे हैं, ठीक है। और बंगाली तो जानते ही हम लोग कौन लिखे हैं? बनर्जी साहब लिखे हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी जिनको कहा जाता है। बंगाली पत्रिका पहले शिशिर कुमार घोष के पास था, लेकिन बाद में इन्होंने ले लिया था, इसलिए मैंने उस समय भी बोला था पार्ट 1 में, अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आए तो आप लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही मारिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो देखिए नहीं थी, जुड़ी हुई नहीं थी, तो यही दिक्कत होता है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ध्यान रखिएगा तो नहीं छूट जाएगा। तो संध्या था, युगांतर भी था, गद्दर भी था, यंग इंडिया नहीं थी। तो देखिए एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए अब यंग इंडिया के बारे में। अगर यंग इंडिया आया है, अगर पूछ दे कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र था, तो हाँ साप्ताहिक पत्र था। किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। और किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में पहले छपा था ये। अगर पूछ दे कि यंग इंडिया बुक किसने लिखा, ठीक है, तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। अब बोलिए इतना जो छोटा छोटा एकदम शब्द में डिफरेंस रहता है, कौन आपको बताएगा? सब सीधा सीधी आपको 6-6 घंटा 9-9 घंटा में पढ़ के निकल गए हैं घटना चक्र। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं ना होगा, उसके अंदर क्या
डिस्कशन करना है, किस पॉइंट पर बताना है और क्या बताना है, किस क्वेश्चन पे कोरिलेटेड करना है, ये करना जरूरी है। और ये ऐसा आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है, एकदम रिसर्च करती है, उसके बाद ही आपके सामने हम लोग लाते हैं। अगर आप खुद से पढ़िएगा तो सिर्फ पढ़ के एक्सप्लेनेशन निकल जाएगा। हम लोग एक्सप्लेनेशन के आगे भी आपको बताते हैं कि कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। ये अंतर है हमारे चैनल और भी बाकी चैनल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन क्या है? तो देखिए आप लोगों को कितना सारा अभी याद हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देख लीजिए कैसे सही है। द हिंदू जो हो जाएगा आपको जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। केसरी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बंगाली जो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी जो हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे वंदे मातरम एक गीत होता है जो लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक वंदे मातरम पंपलेट है जो मैडम जी भिखाजी कामा निकाली थी। पंपलेट मतलब समझे, जो छोटा छोटा पोस्टर प्रचार के लिए होता है वैसा। इसके अलावा एक वंदे मातरम नाम का उर्दू अखबार निकाले थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो अखबार किसने निकाला था वंदे मातरम का। एक वंदे मातरम पेरिस में भी छपा था। वंदे मातरम पेरिस में भी छपा था एक नाम का पत्र, वो लाला हरदयाल ने छापा था। ठीक है। और एक आपको वंदे मातरम पत्रिका भारत में ही छपा था। पत्रिका देखिए क्या क्या था। वंदे मातरम पंपलेट भिखाजी कामा। ठीक है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम पेरिस में जो छापे वो थे लाला हरदयाल। और मैंने आपसे क्या पूछा कि वंदे मातरम पत्रिका और वंदे मातरम उर्दू समाचार पत्र भारत में ही छपा और किसने छापा। तो इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं तो मैंने इस दोनों का आंसर आपको पार्ट 3 में दूंगा। तो देखिए वंदे मातरम से कितना चीज था, लेकिन आपको और कहीं नहीं मिलेगा इतना सूक्ष्म अवलोकन जो सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्वराज मेरा जनसित अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तिलक जो हैं वो शिवाजी महोत्सव लाए थे 1895 में। और गणेश महोत्सव कब लाए थे? 1893 में। और उन्होंने केसरी नाम से एक समाचार पत्र निकाला था। तो वो किस भाषा में था? तो मराठी में था, मराठा भाषा में। और एक मराठा नाम से निकाले थे समाचार पत्र जो किस में था? अंग्रेजी भाषा में था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 144 स्वराज मेरा जमसित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लीजिए जो में वापसी हुई तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये तो एक लाइन में लिख के निकल गया, लेकिन इसका डीएनए देखिए कैसे होता है। अगर पूछ दे कि किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल मिले थे, ठीक है, तो वो मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसका मजूमदार करवाए थे अध्यक्षता। तो इसमें दो चीज हुआ था, एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिले थे और एक गरम दल और नरम दल मिले थे। अगर क्वेश्चन पूछ दे गरम दल और नरम दल को मिलाने में किनका हाथ था, मतलब किनका सहयोग था, तो एनी बेसेंट इसका आंसर मारिएगा। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कौन करवाया? तो ये हो जाएंगे तिलक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, डी ऑप्शन। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि वंदे मातरम से क्या क्या है, तो वंदे मातरम पंपलेट यही लाए थे और मदन तलवार लिखी थी ये। और डिस्क्रिमिनेशन में देखिए, एक्सप्लेनेशन में नीचे लिख रहा है कि दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी ये। 22 अगस्त 1960 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। ये झंडा कलकत्ता झंडे का ही परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां और मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया? तो स्टुटगार्ट में जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट जर्मनी। वही सेम क्वेश्चन है।
ये सब लगातार पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। अगर पूछे कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, देखिए एक होम रूल आंदोलन भारत में भी चला था जो एनी बेसन तिलक चलाए थे, अगर इसके आगे इंडियन होम रूल सोसाइटी लग जाए तो ये चलाए थे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, फरवरी 1905 में। और वहां एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किए थे, इसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने की घोषणा कर दी। इसी के लिए 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुआ था कि हम लोग को आंदोलन करना है, उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन रखना है। और सब यहाँ पर एकजुट हुए थे और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी कर दिया गया था और इसी दिन टैगोर साहब राखी बंधन बंधवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में रद्द किया, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 12 दिसंबर 1911 में। तो बंगाल विभाजन तो रद्द हो गया, लेकिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया था और असम को भी अलग एक नया प्रांत बना दिया गया था। तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट ये जान लीजिए, अगर देखिए अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए, अगर कोई पूछे दिल्ली दरबार 200 साल राज किया अंग्रेज तो कितना बार लगा? तो दिल्ली दरबार टोटल 3 बार लगा। पहला बार लिट्टन के समय लगा था 1877 में, दूसरा बार लॉर्ड कर्जन के समय लगा जिसमें एडवर्ड सत्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा आई थी, और तीसरा बार लॉर्ड हॉर्डिंग के समय लगा था जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई थी। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड आता है, एक स्वराज आता है, एक आता है स्वशासन। तो जब बंगाल विभाजन था तो स्वशासन के नाम पे ही दोनों लड़ गए थे, गरम दल और नरम दल की। स्वशासन स्वदेशी आंदोलन को हम अपने तरीका से चलाएंगे, वो बोलता था हम अपने तरीका से चलाएंगे। इसी समय अलग हुए थे, फिर जाके 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों मिले थे जो मैंने बताया। तो देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्वराज में और स्वशासन में। तो बोलता है कि इसमें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज जो था 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा का विषय रहा था और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में क्या क्या था? देखिए स्वदेशी था, बहिष्कार था, बहिष्कार के बाद राष्ट्रीय शिक्षा था, और राष्ट्रीय शिक्षा के बाद 3 चीज था, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी था। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस में बता रहा था स्वराज का और स्वशासन का। तो देखिए स्वशासन का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज बोलता था, ये सब तिलक जो थे या ये सब जो भी और सब थे, जो भी नेता थे, उनका कहना था कि यार भाई तुम लोग इतना साल से हमारे ऊपर राज कर रहे हो तो हम लोग को क्यों तुम अपने से जुदा समझते हो? जो अधिकार तुम लोग अपने देश में नागरिकों को दिए हो वही अधिकार हमें भी दो, तुम ही राज करो लेकिन हमें भी अधिकार दो। जैसे अमेरिका भी उस समय अंग्रेज का गुलाम था, तो अमेरिका में यही चीज था, वहां पर स्वशासन स्थापित हो चुका था क्योंकि वहां पर अंग्रेज राज करते थे और वहां के लोगों को अधिकार भी दिए हुए थे, उन्हें अपने से अलग नहीं समझते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, निम्न दर्जा का यहाँ समझते थे और आचरण भी करते थे। लेकिन स्वराज का मतलब होता है संप्रभु राज्य, मतलब हम अपना राज्य को खुद करेंगे, हम अपना राज्य का खुद सरकार चलाएंगे, उसको स्वराज हुआ। तो पहले स्वशासन पर जोर देता था, लेकिन फिर बाद में उन लोग स्वराज पर आ गए थे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 153 नंबर है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा। ये किसने लिखा है या कहा है, किनका नारा है? डब्ल्यू हंटर का है। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, इनका एक पुस्तक था द इंडियन मुसलमान, पूछ सकता था द इंडियन मुसलमान किसने लिखा, सर सैयद अहमद खान सब नाम दे देगा तो आप लोग लगेगा अरे यार मुसलमान है तो अहमद खान ही लिखा होगा या सैयद खान ही लिखा होगा। नहीं, ये लिखा था डब्ल्यू
हंटर, उन्हीं का ये इसी बुक में उन्होंने लिखा था ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो इसका बी आंसर है 1924 में। इसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा पूछेगा HRA, अगर पूछेगा HRA का स्थापना हुआ था तो 1924 में। कौन कौन इसके संस्थापक में थे, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। मेनली नाम आजाद का ही आता है, तो आजाद ही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 में की गई थी। कहीं कहीं 20 जुलाई भी लिखता है। और बंगाल विभाजन अक्टूबर 16 1905 से प्रभावी हो गया था। इसी दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सलाह दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर। और रक्षाबंधन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया, तो करजन वायली की हत्या के रूप में इनको दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। तो इनको कब दिया गया, 1 जुलाई 1909 में। तो ये डेट याद रखिएगा, अगर पूछेगा करजन वायले का हत्या कौन किया था, तो मदन लाल ढींगरा। कब, 1 जुलाई 1909 में। अधिकतर लोग इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा। तो लेकिन देखिए, इससे मैंने को रिलेटेड किसको किया, उद्धम सिंह। उद्धम सिंह किसे मारा था, तो सब बोलेगा डायर को मारा था। लेकिन डायर भी दो गो था उस समय, एक था माइकल ओ डायर, एक था माइकल आर डायर। तो देखिए, माइकल आर डायर जो था वो गोली चलाया था, लेकिन गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, माइकल ओ डायर। अब कैसे याद रखिएगा, उद्धम सिंह ने किसको मारा, तो देखिए उसका कहना था कि जो आदेश दिया वही सबसे बड़ा गलती किया। आदेश का पालन किया, क्या किया उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जो आदेश दिया वही सबसे बड़ा गलत आदमी है, तो हम उसको मारेंगे। तो उद्धम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओ डायर को मारा था। गोली चलाया था आर डायल पर, गोली चलाने का आदेश दिया था ओ डायर। पैसे याद रखिएगा। अब आप लोग अल्फाबेट याद किए होंगे ABCD। तो इसमें देखिए MNO के बाद आता है PQR, तो मतलब O आता है ऊपर, R आता है नीचे, तो मतलब गुरु कौन हुआ, O। नीचे वाला क्या हो गया, R, तो मतलब O दिया आदेश किसको, R को, तो इसलिए O को मारा। जैसे आप लोग रामायण देखा होगा, 2020 में शुरू हुआ था फिर से, तो आप लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया होगा देखने का। तो उसमें रावण को जब हनुमान जी लंका जला के गए, तो एक दूत बोला रावण का कि देखिए ना, हनुमान जी को कुछ याद नहीं था रावण सर, क्योंकि उसका दूत था तो सर ही बोलेगा, रावण सर कुछ याद नहीं था, ये जामवंत जो है उसको याद दिलवाया, गाना गा गा के, अरे तुम तो इतना शक्तिशाली हो। तो उस पे बोलता है कि तब तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु जामवंत है, हम हनुमान से तो बाद में निपटेंगे, पहले हम जामवंत को मारेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आदेश दिया वो सबसे बड़ा गलत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 157 नंबर क्वेश्चन पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। तो देखिए, मॉन्टेग्यू कौन था, तो वो एक सचिव था, और वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम के तहत प्रांत में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, कौन किया था, तो अरविंद घोष ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, तो इसमें फांसी दे दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को। तो नहीं, यहाँ पे दो ऑप्शन था इसलिए दो ऑप्शन दे रहा है। तो बोला जाता है कि जो 9 अगस्त 1925 को, देख लीजिए 9 अगस्त कैसा तारीख है, हमारे नीतीश कुमार बिहार के CM माननीय, वो भी 9 अगस्त को राजद के साथ मिले, और 9 अगस्त को ही 0 आवर शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। और 9 अगस्त को ही देखिए यहाँ पर 1925 में उत्तर रेलवे, याद रखिएगा, उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर काकोरी नामक स्थान पे 8 डाउन, पूछेगा कौन डाउन था, तो 8वां डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजान को लूटा था, जिसमें 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन किसको किसको फांसी मिला था, देख लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल को मिला था गोरखपुर जेल में। अब याद रखिएगा कैसे, किनको कहाँ मिला था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम जी हैं, तो राम जी गोरख बाबा, सब ये सब हो गया हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड नाम, तो इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ जेल गए, तो गोरखपुर जेल। अब देखिए अशफाकुल्लाह खां, ये मुस्लिम नाम लग रहा है, तो इनको जेल दिया गया फैजाबाद में। अब फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, लेकिन आपको फैजाबाद से ही याद रखना, अयोध्या नहीं मारिएगा। ऑप्शन में अगर अयोध्या भी रहेगा तो नहीं मारना, पूछेगा कि अशफाकुल्लाह खां को किस जेल में रखा गया, तो फैजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रोशन लाल
के बारे में बोलेगा कि रोशनलाल को किस जेल में रखा गया, तो नैनी इलाहाबाद जेल में। ठीक है, नैनी इसका याद रखना है, रोशन का नैनी। और राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में रखा गया था, तो इनको गोंडा जेल में रखा गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे, तो भगत सिंह थे। चंद्रशेखर आजाद भी रहते हैं, उनका अगर रहता ऑप्शन में तो वो भी रहते हैं। तो HRA का स्थापना हम लोग पहले पढ़ा था 1924 में हुआ था, पर इसमें अगर लग जाएगा एस, मतलब HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA, तो ये सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखना है। और HRA जो हुआ था वो कानपुर में हुआ था उसका, ये हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इतना घुमा के कितना बार पूछा गया है। अब इससे देखिएगा, इतना क्वेश्चन मैं कोरिलेट करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैंने जाना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप लोगों ने देखिएगा और मार दीजिएगा सीधे किसका आंसर, आप लोग ने मारिएगा किसका, राम प्रसाद बिस्मिल। बोलिएगा ये नारा तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसने लिखा, तो ये लिखा है आपको बिस्मिल अजीमाबादी, एक शायर थे, वही लिखे हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में 66वीं में, पूछा गया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है, तो इसमें ऑप्शन था सूरसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह था और राम प्रसाद बिस्मिल था। देखिए सेम क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग सब सोचे थे कि क्या होगा क्या नहीं, कोई न भगत सिंह मारा, कोई राम प्रसाद बिस्मिल मारा, लेकिन इसका आंसर ई था। क्यों ई था, क्योंकि रचयिता पूछ रहा, मतलब कौन लिखा, तो ये अजीमाबादी लिखा। देख रहे हैं 56 से 59 का क्वेश्चन पूछा गया 66 में, कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर। पर प्रीवियस ईयर को सब अनदेखा स्किप करके चल जाते हैं, और जब इतना डिटेल एनालिसिस हो तो आपको सुनना चाहिए, इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन है नेक्स्ट 163 कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद के रचनाकार थे जो थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और इसका नारा दिए थे भगत सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पर नारा अगर लिखा किसने, रचयिता कौन थे, तो इकबाल थे। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे पहले, जैसे बोलता है ना कि स्वराज शब्द दिए हैं, नौरोजी पास करवाए, तिलक दिए हैं, ये दिए हैं, पर सबसे पहले अगर स्वराज बोल दे कौन दिया था, कौन कहा था स्वशासन स्वराज का बात, तो कहे थे दयानंद सरस्वती। तो उसी तरह अगर बोल दे कि सबसे पहले किसने इनकलाब जिंदाबाद बोला था, तो उनका नाम है, जन्मदाता कौन थे इस नाम का, इनकलाब जिंदाबाद के जन्मदाता कौन थे, तो हसरत मोहानी थे। बहुत VVI है। और देखिए अगर पूछ दे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, लेकिन इसे लिखा था किसने, ये नारा किसका था असल में, जैसे यहाँ पर बोला गया ना कि बिस्मिल, यहाँ पे अजीमाबादी लिखा था, फिर इनकलाब जिंदाबाद के हसरत मोहानी थे जन्मदाता, उसी तरह भारत छोड़ो के जन्मदाता कौन थे, तो गांधी जी उनका लिए हैं नारा, तो उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लेकिन और अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको पार्ट 3 जो इसका आएगा उसमें मैं उसका नाम बताऊंगा कि कौन वो थे जिनका नारा गांधी जी ने दिया था। और आप लोग तो जानते हैं राष्ट्रीय गीत जो है हम लोग का वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे, और राष्ट्रीय गान टैगोर जी ने लिखा था, और विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो झंडा गीत के नाम से मशहूर है उसको श्यामा लाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। आते हैं 164 नंबर क्वेश्चन पे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई, तो इसको 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई। बोला जाता है कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, उसी कारण इन लोग को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन फांसी इस कारण नहीं मिला था, फांसी मिला था जो सैंडर्स की हत्या कर दिए थे ना, उस पर के कारण इन लोगों को फांसी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, एकदम रट लीजिए, इसका आंसर होगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा, कम नहीं थोड़ा ज्यादा, ज्यादा वाला याद रखिएगा 21 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनुशीलन समिति क्या थी, तो ये थी एक क्रांतिकारी संगठन। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, अनुशीलन नाम से इतना समिति बना है कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, तो इसमें बता दिया एकदम बढ़िया से। अनुशीलन समिति अगर पूछे
मिदनापुर में किसने खोला था 1902 में? तो ज्ञानेंद्र बसु ने। फिर ढाका में 1906 में खोला था, किसने खोला था? पुलिन बिहारी दास ने। ये सबसे ज्यादा संगठित था। फिर कलकत्ता में पूछे तो एक 1902 में खुला था, एक मार्च में, एक दोनों 1902 में। तो एक में सत्येंद्र चंद्र बसु थे और बंदोपाध्याय थे, एक में थे पीएन मित्रा, प्रमथनाथ मित्र, फिर जतीन वो अध्यक्ष थे, जतीन नाथ बनर्जी थे, बाघा जतीन के नाम जाना था, बारिंद्र घोष थे, ये 3 थे। तो ये क्वेश्चन एक पूछता सबसे ज्यादा 1902 में अगर पूछेगा तो ये पीएन मित्रा वाला पूछेगा। कौन अध्यक्ष थे मुस्लिम समिति के? तो पीएन मित्रा। एक पूछता है पुलिन बिहारी दास वाला, ठीक है। तो इसमें जान लीजिए एक पॉइंट है, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संस्था थी और अभिनव भारत भी एक क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत किनका था? बीडी सावरकर का था। तो इसमें ये देखिए कैसे कोरिलेटेड किया जाता है। हेमचंद्र कानूनगो जो हैं उनको पेरिस भेजा गया था, कलकत्ता के अनुशीलन समिति के सदस्य थे, क्या बनाने के लिए? बम बनाने के लिए भेजा गया था, सीखने के लिए, जाओ सीखो वहां पर। और अभिनव भारत जो संस्था थी उसके सदस्य का नाम था पीएन बापत। क्या था? पीएन बापत। तो पीएन बापत जो था, पीएन बापत, ये नाम याद रखिएगा। पीएन बापत जो था इसको भेजा गया था, कौन? अभिनव भारत के तरफ से गया था बम सीखने के लिए, ठीक है, जो बीडी सावरकर का था। ये भी कहाँ गया था? पेरिस। तो अगर हेमचंद्र कान पूछ दे कि बम सीखने के लिए कौन कौन पेरिस गया था, तो हेमचंद्र कानून को भी रहेगा, अगर पीएन बापत भी रहेगा तो दोनों, ठीक है। अगर पूछेगा कहाँ गया था दोनों, तो दोनों पेरिस गया था, पर अलग अलग समय में गया था। एक अनुशीलन समिति का था हेमचंद्र कानून को, अभिनव भारत का कौन था? पीएन बापत। तो खुद आप लोग पीपीएससी का एग्जाम देते हैं और समझ सकते हैं कि हम लोग कितना डीएनए करके लाते हैं आपके सामने हर चीज को, और हमारा मेहनत आप लोगों के लिए जरूर ही लाभदायक सिद्ध होगा। और इसी आशा में हम लोग आपको इतना सूक्ष्म अवलोकन करके बताते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा देखें, अपने ग्रुप में शेयर करें और कमेंट जरूर दें। वो ही, क्योंकि आपका अच्छा कमेंट हो या बुरा कमेंट, वो हमारे लिए फीडबैक के तौर पर आता है कि हमें अपने आप में क्या सुधार करना है, क्या और अच्छा करना है, या क्या कमी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्रगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किनके द्वारा? सूरसेन। इनको मास्टर डा भी कहा जाता था। बंगाल में इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किए थे और 33 में गिरफ्तार हुए थे और 34 में इनको फांसी दे दी गई थी। इसकी स्थापना किए थे आया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। निष्क्रिय विरोध पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि वंदे मातरम कितना तरह का लिखा गया था, आप लोग को लग रहा होगा कि ये सिंह कहीं से ले आया होगा, पर देखिए यहाँ लिखा है खुद कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में, मतलब मैंने क्या बोला था कि वंदे मातरम एक पुस्तक भी है, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो एक का तो आंसर आप लोग को मिल गया, एक का आंसर आप लोग को मिल गया। किसका आंसर? कि वंदे मातरम पुस्तक भारत में जो था वो कौन लिखा था? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया ना, कि इसका आंसर था अरविंद घोष। और एक ने हमने पूछा था कि वंदे मातरम गीत तो आपको बता दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी, पत्रिका पूछा था या पत्र पूछा था जो बुक में अपना लिखा था, तो ये बुक था किनका? अरविंद घोष का था बुक। और एक मैंने पूछा था कि पंपलेट किसका था, तो मैडम भिखाजी कामा का। और पेरिस में जो छपा था लाला हरदयाल का। एक क्वेश्चन अभी भी आपको बताना है कि वंदे मातरम उर्दू अखबार, उर्दू पत्र किसने लिखा था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, तो ये तो आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। लेकिन अगर पूछ दिया आपको कि घेरे की नीति कौन लाया था, मतलब सुरक्षा का घेरा कौन लाया था, इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। लेकिन अगर पूछ दे सेफ्टी बल्ब सिद्धांत कौन लाया था, देखिए एक तरह का ये सब लग रहा है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, त्वरित चालक का सिद्धांत, ये तीनों ही कभी कभी पूछता है और स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये देखिए हम लोग लाए हैं, आपको ये तीनों का कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अगर निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत पूछे तो अरविंद घोष, उसी तरह अगर पूछ दे सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत तो लाला लाजपत राय, और त्वरित चालक का सिद्धांत पूछ दे तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें भारत का हीरा कहा जाता है।
तो देखिए दोस्तों किस तरह हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को रिलेटेड किया, जहां कंफ्यूजन होता है कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गद्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। कौन किए थे? सोहन सिंह भाखना ने। कहाँ? पोर्टलैंड में। और इनकी संस्था जो थी पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था थी, और इसने गद्दर नाम से एक अखबार निकाला था। और गद्दर जो अखबार था ये भी 1913 में निकला था, और उर्दू भाषा में सबसे पहले बार निकला था। उसके बाद अंग्रेजी में, फिर पंजाबी में, फिर पश्तूनिया भाषा में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, किसने कहा स्वराज मेरा जमशीर अधिकार मैं से लेकर रहूंगा? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये भी सेम चीज पूछ रहा है कि किसने स्वराज का नारा दिया था? मेरा जमशीर अधिकार है, तो ये भी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। फिर देखिए 173 नंबर क्वेश्चन, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए ना कि वर्गों के लिए, किसने कहा था? तो सी राजगोपाल चारी ने कहा था कि कुलीन वर्ग के लिए, अभिजात वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, जन सामान्य के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? तो ये किताब है तो सी आर दास। यही पूछ देता कि इसका हिंदी क्या होगा? भारत भारतीयों के लिए है। तो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती। नारा अगर पूछ देगा, इंडिया फॉर इंडियंस नारा कि भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? दयानंद सरस्वती। यहाँ है इंडिया फॉर इंडियंस किताब, तो किसने कहा? सी आर दास। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए दोस्तों इस तरह मैंने 3 क्वेश्चन को यहाँ को रिलेटेड किया कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी के लिए, किस तरह हमने डीएनए करके हर क्वेश्चन का आंसर को लाया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ये टोटल 3 बार किए थे। कल हम लोग पार्ट 1 में इसके बारे में पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो देखिए इसमें लास्ट में लिख दिया है सर, सही इसमें आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। तो अब सबसे लास्ट में देखिए क्या लिखता है, 3 नामों के रहने पर, 2 नाम के रहने पर संस्थापक का चयन वरीयता क्रम में करें। अगर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खान है तो वही मारे, अगर वो नहीं है तो फिर आगा खां मारे, अगर वो भी नहीं है तो मोहसिन मुल्क मारे। ठीक है, यही बोल रहा है कि अक्टूबर, यही कह रहा है कि अक्टूबर 1906 में इसका हुआ था, अक्टूबर 1906 में हुआ था। आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मिला था, और ढाका में इसका हुआ सबसे पहला, वहीं पर ढाका में बन गया। जैसे पूना में बना ना कांग्रेस, उसी ढाका में ये बना था। और 56 सदस्य उसमें चयन किया गया था, उसमें 72 गया था कांग्रेस वाला में। यही सब अंतर है। और इसमें वायसराय पूछ दे कौन है, तो कांग्रेस वाला में डफरिन था, इसमें लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में जो मिंटो से शिमला में मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो इस क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। ठीक है, और ये मांग को मान भी लिया गया था। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था? देखिए ही न गया, मान लिया गया था मार्ले मिंटो सुधार के नाम से 1909 ईस्वी। भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से मुसलमानों के लिए अलग मिल गया, जिसमें मिंटो थे वायसराय, इसमें मिंटो जो थे वायसराय थे, और मिंटो जो थे वायसराय थे, और मार्ले कौन थे? सचिव थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा टीएस ऑलकॉट। तो देखिए दोस्तों इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर पूछ दे ऑल इंडिया, अगर लगा हुआ रहे ऑल इंडिया होम रूल लीग किसका था, तो एनी बेसेंट का। और तिलक का सिर्फ होम रूल लीग था, क्योंकि तिलक वाला होम रूल लीग जो था वो पूना था, उसके आसपास का बरार का क्षेत्र में था, और बाकी था एनी बेसेंट का। ठीक है, तो एनी बेसेंट संस्थापक थी ऑल इंडिया होम रूल लीग का, और होम रूल लीग का थे तिलक। तो तिलक जो खोले थे होम रूल लीग का स्थापना किया था 28 अप्रैल 1916 में। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 में किए थे तिलक। और अब तिलक अप्रैल 1916 सिर्फ लिखा तिलक का, लेकिन 28 अप्रैल डेट है। और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में की थी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, टर्म कंडीशन देख लीजिए पहले। अगर पूछेगा कि जो तिलक का होम रूल लीग के हैं उसके अध्यक्ष कौन थे, तो संस्थापक थे तिलक। अगर पूछे कौन संस्थापक थे, तिलक, और अध्यक्ष पूछ दे तो जोसेफ बैप्टिस्टा हो जाएगा।
तिलक वाला का अध्यक्ष। अगर वही एनी बेसेंट का पूछ दे तो एनी बेसेंट जो थी वो संस्थापक थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि तिलक वाला का जो सचिव था वो कौन था, तो एनसी केलकर था। और एनी बेसेंट वाला का सचिव कौन था, जॉर्ज अरुंडले था। ये सब जब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो इसे कॉपी में लिखने का प्रयास करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और मैंने ये बताया था ना आपको कि गोखले की जो पार्टी थी उसके सदस्य को सर्वेंट ऑफ इंडिया को इसमें आने की मनाही थी और एनी बेसेंट जेल चल गई थी इस आंदोलन खड़ा करने के बाद। तो उसी समय जेल जाने के बाद क्या किया गया कि एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है नाइटहुड का उपाधि को त्याग दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी नाइटहुड का उपाधि का त्याग किए थे। कब किए थे, जलियांवाला बाग कांड के बाद। पर यहाँ पर जो है एम सुब्रमण्यम अय्यर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा एम सुब्रमण्यम अय्यर एक नाम आता है। ये एनी बेसेंट के बहुत बड़े समर्थक थे, तो ये अपना नाइटहुड का उपाधि त्यागे थे होम रूल लीग आंदोलन के समय, ठीक है। अगर जलियांवाला बाग के समय कौन त्यागा था नाइटहुड का, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरह पढ़ा जाता है कोरिलेटेड करके, हर खासकर उस सब्जेक्ट को जो सबसे ज्यादा वरीयता क्रम में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सका, तो ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्ति की थी, तो 1917 में किया था। सैंडलर की अध्यक्षता में, सैंडलर कौन थे, देखिए लिखा हुआ है आपको कि सैंडलर जो थे वो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष, इसलिए उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा का सुधार करना तो माध्यमिक शिक्षा को सुधार करना आवश्यक है। मतलब सैंडलर आयोग जो आया था वो माध्यमिक शिक्षा को लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का द्योतक था। तो इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, सेल्फ गवर्नमेंट। तो मैंने आपको ऊपर बताया था स्वशासन स्वराज में क्या अंतर है। स्वशासन मतलब कि बोला था कि अरे भाई अंग्रेज, तुम क्यों हमसे अपने आप को अलग समझते हो, तुम 200 साल तक राज कर रहे हो तो अपने जैसा हमको समझो, और इंग्लैंड में जो जो अधिकार दिए हुए अधिकार हमको भी दो, वो स्वशासन हुआ। स्वराज का मतलब कि एकदम स्वराज, हमको नमके रोटी खाएंगे लेकिन हम अपना सरकार चलाएंगे, स्वयं प्रभु, ये हुआ स्वराज। ये होता है अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अब पूछ देगा स्वदेशी आंदोलन से कौन पत्रकार जुड़े थे, तो वो ब्रिटिश पत्रकार थे जिनका नाम था नेविनसन। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था, दांडी मार्च, तो उस समय भी एक पत्रकार जुड़े थे, वो अमेरिकी पत्रकार थे। भारत छोड़ो के समय भी एक पत्रकार आए थे उसे कवरेज करने के लिए, वो भी अमेरिकी पत्रकार थे। आपको वो दोनों का नाम कमेंट सेक्शन में देना है। अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर मैं आपको उन दोनों का नाम बताऊंगा कि दोनों कौन पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, नोवाखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो सब जानते हैं कौन थे, प्यारे लाल। और उनकी जो बहन थी सुशीला नैयर, वो व्यक्तिगत चिकित्सक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था, तो भारत में पूछ रहा है पहला सत्याग्रह, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चंपारण। क्योंकि 1915 में जब वो लौटे थे तो किसान नेता जो राजकुमार शुक्ल थे वो अपना व्यथा लेके गए थे लखनऊ अधिवेशन में, 16 में जो हुआ था। उसके बाद बोले कि हम कलकत्ता में आएंगे तो आप आना। तो 17 में जब एनी बेसेंट कलकत्ता में अधिवेशन कर रही थी तब राजकुमार शुक्ल आए और वो गांधी जी को ले आए सबसे पहले पटना, पटना से ले गए मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी पहुंचे थे। वहीं पर 3/20 भाग पर नील का खेती होता था, 3 कठिया प्रणाली था, उसी के लिए गांधी जी आए। और बिहार ही वो धरती है जो गांधी जी को एक नाम दिया, उनके नाम के आगे महात्मा जुड़ा। तो उनके पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, महात्मा नाम से सुशोभित करके उन्हें वर्ल्ड लेवल का नेता बनाने का काम किया है बिहार। उसके पहले गांधी सिर्फ गांधी थे, उनको महात्मा बनाया बिहार ने। उसी तरह बुद्ध सिर्फ बुद्ध थे, उन्हें महात्मा भगवान बुद्ध बनाया बिहार ने। तो बिहार वो धरती है। नेक्स्ट 186 नंबर, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास कॉलेज। कॉलेज पूछ रहा है, नीचे आ जाइए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, अगर पूछ दे प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से, तो पोरबंदर से ली। हाई स्कूल कहाँ से किया, तो राजकोट से किया। अगर हाई स्कूल राजकोट से किया तो भाई पूछ सकता कि स्कूल कौन था, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल था। इतना के बाद भी मन नहीं भरेगा तो पूछेगा कि कॉलेज कहाँ था, तो भावनगर था, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज।
और पूछेगा कि भाई अब इतना बता दो, अब यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन था, तो भाई बोलेंगे कि भाई इतना पढ़ लिया, हम चले अब लंदन, वहीं वकील का पढ़ाई पढ़ेंगे, लॉ पढ़ने के लिए चल गए लंदन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था, तो चंपारण ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, तो वन ऑफ देम कौन हो जाएगा, हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल। 16 में भेंट किया, 17 में गांधी जी को जबरदस्ती पकड़ के ले आए बिहार, और गांधी को महात्मा से सुशोभित कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ही उन्हें सबसे पहले महात्मा कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया गया, तो चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया, देखिए प्रथम पूछ रहा है तो वही हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो थे महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिन्हें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने की, तो ये किए थे दीनबंधु मित्र। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितना बड़ा टर्म कंडीशन है, देखिए समझिए। अगर पूछ दे कि नील दर्पण नाटक जो था किस पर था, तो नील विद्रोह पर था केंद्रित, ये कौन लिखा था, दीनबंधु मित्र। अगर वही पूछ दे सन्यासी विद्रोह के बारे में, मैंने पार्ट 1 में भी बताया है, तो ये केना सरकार दिरजी नारायण सन्यासी विद्रोह के नेता थे, और आनंद मठ जो लिखे थे बंकिम चंद्र उसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो इसका वही कारण था कि काश्तकार जो थे वो खेती सब लोग करना चाहते चावल का, वो लोग नील का खेती करवाता था, इसी चलते ये हुआ था। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो वही वाइकोम वाला था जिसमें मंदिर प्रवेश करने के लिए सब किया था, तो उसमें गांधी जी का सपोर्ट था, लेकिन वो सामने से आके नहीं इसमें भाग लिए थे। बाकी उन्होंने राजकोट में लिया था, खेरा में लिया था, असहयोग में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सबसे करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे, अंग्रेज मित्र पूछ रहा है, तो हो जाएंगे चार्ली एंड्रोज। क्यों थे, क्योंकि ये बोलते हैं कि चार्ली एंड्रोज जो थे इन्हें महात्मा गांधी दीन बंधु के नाम से सुशोभित किए थे, और ये स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल थे दिल्ली के, और ये कब से गांधी जी के साथ थे, फिनिक्स आश्रम जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने खोले तब से उनके साथ थे, और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय मतलब उसके बाद सबसे अंत हो गया, उसके बाद मतलब सबसे अंतिम पायदान पे हो। गांधी जी का यही कहना था कि सब जो सबसे अंतिम पायदान में है उसको आगे कर लो। इसलिए भारत सरकार का अधिकतर जो योजना है वो अंत्योदय के तर्ज पे ही चलता है कि सबसे लास्ट को हमको सबसे मुख्य धारा में लाना है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसी में कहता है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में से प्रभावित थे। अगर पूछ देगा किससे थे प्रभावित, तो अनटू द लास्ट जो था जॉन रस्किन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1718 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो ये लिए थे औद्योगिक कर्मी लोग। कहता है इसमें कि औद्योगिक कर्मी लोग ही रहेंगे, क्योंकि इसमें जो था ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिए थे गांधी जी। ट्रस्टशिप का मतलब क्या था कि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपना कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा आए लाभ आए वो रखें, बाकी जितना लाभ है वो जनता में या अपने गरीब एम्प्लॉय में बांट दे। यही टर्म यही चीज आज चाइना कर रहा है। आप लोग करेंट अफेयर में भी सुना होगा कि चाइना जो था वो गरीबी रेखा से बाहर आ गया, वहां कोई गरीब नहीं है। और वो जैसे भारत में है ना कि 30 रुपया डेली 32 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं है, वो बोला कि हम इतना कम अपना रखेंगे ही नहीं। सीधे बोला कि हम 120 रुपया 130 रुपया रखेंगे, कि 130 रुपया रखेंगे तब उस स्तर पर हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। अब बोला है कि तुम लोग बहुत कमा लिए, अब तुम लोग को देने का बारी है। और चाइना में कोई किसी का विरोध नहीं करता, वहां बोल दिया है कि हर लोगों का जो भी कंपनी है जो भी लाभ है वो जनता में बटेगा।
ठीक है, यही चीज है। तो ट्रस्टशिप का सिद्धांत आज भी चाइना अपनाए हुए है, लेकिन भारत में ये चीज नहीं है। तो ट्रस्टशिप का सिद्धांत सबसे पहले अगर कब दिए थे गांधी जी, तो दिए थे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1903 में। और यहाँ कहाँ दिए, तो यहाँ दिए थे अहमदाबाद वाला आंदोलन में। और इसे डिस्क्राइब कौन किया था, तो कृपलानी जी इसका व्याख्या किए थे। दिए थे ये पर व्याख्या किए थे कृपलानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगपति में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे, 1930 में जेल भी गए, तो वो थे जमनालाल बजाज। इन्हें गांधी जी का दत्तक पुत्र भी कहते हैं, जमनालाल बजाज को। ऐसे उनके कौन कौन पुत्र हैं, तो एक लाइन में जान लीजिए, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। तो देखिए दो नाम तो हमेशा याद रहेगा आपको। राम, राम क्या थे, देव थे, देवता थे ना जी, तो राम लाल देवलाल हुआ ना। उसी अब याद है दू को कौन थे, और तो हरि लाल और मनीलाल। तो देखिए हरि मतलब हीरा नियन लग रहा, मनी तो हीरा मनी जोहरा, तो इसलिए हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। एगो दत्तक पुत्र कौन हो गया, जमुना लाल बजाज। तो हम लोग याद करने के लिए इसको जमुना लाल नहीं कहते, हम लोग इसको भी दास लगा देते हैं। जब सब रामदास देवदास है तो ये कहा लाल रहेगा, तो ये भी हो गया जमुना दास। तो कोई कोई बुक में देखिएगा जमुना दास बजाज भी लिखता है, और कोई कोई हरि लाल मनीलाल से प्रेरित होकर जमुना लाल बजाज भी लिखता है। अगर ऊपर वाला दो गो बेटा से प्रभावित रहेगा बुक, तो हरिलाल मनीलाल जमुना लाल लिखेगा। और जो लास्ट के दो बेटा से प्रभावित रहेगा रामदास देवदास, तो जमुना दास बजाज लिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आने के पहले देख लीजिए, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर 1921 में असहयोग आंदोलन में कूद गए थे। कौन, तो इनका नाम था वही सेठ जमनालाल बजाज। क्योंकि गांधी जी क्या किए थे, अपना भी उपाधि केसरी हिंद का उपाधि त्यागे थे, और ये त्यागे थे राय बहादुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो ये चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो ये तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन में कौन से संबंधित नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे, बाकी सब थे। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह पारेख, सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद किए थे। कहाँ किए थे पूछ देगा, तो लखनऊ में। कब किए थे, 1936 में। तो अध्यक्ष कौन थे, तो ये खुद थे सहजानंद। और इस इनका महासचिव किससे बनाया गया था, तो एनजी रंगा को बनाया गया था। एनजी रंगा कौन थे, जिन्होंने साउथ में सबसे पहला कृषि के क्षेत्र में स्कूल खोला था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 में हुई। तो इसमें बोलता है कौन कौन थे, तो एम.एन. जोशी थे, जोसेफ बैप्टिस्टा थे, लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म हमेशा पूछेगा एग्जाम में, AITUC पूछेगा। AITUC का स्थापना कब हुई, तो बंबई में हुई। AITUC का स्थापना कब हुई, तो बंबई में हुई। कब हुई, तो 31 अक्टूबर 1920 में हुई। तो अगर पूछ देगा इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, और दीवान चमनलाल क्या थे, प्रथम महासचिव थे। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है जोसेफ बैप्टिस्टा, तो ये क्या थे, तो ये उपाध्यक्ष थे। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या बहुत सारा इसमें है एक्सप्लेनेशन करने को। जैसे AITUC का ना पूछेगा कि प्रथम बार कब डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइड हुआ जब 1931 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू किए। मतलब नेहरू करना था कि उसका डिवाइड कर देना था, तो वो डिवाइड होके किस में बन गया, ITUF में बन गया। AITUC टूट के क्या बन गया, ITUF। इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अब इसका स्थापना कौन किया, तो यही किए जो NM जोशी जो थे ना, इनको अवहेलना हो गया होगा या नेहरू कुछ कर दिया होगा, तो ये अलग होके बना लिए ITUF। NM जोशी ही थे। और इसके साथ एक बीबी गिरी का नाम सुने होंगे, पूछा जाता है कौन ऐसा उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना जो उसके पहले मजदूर संघ का अध्यक्ष रह चुका है, या इन्होंने मजदूर का पार्टी खड़ा किया था, तो यही थे बीबी गिरी जो ITUF में थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे कि इसके बाद भी फिर टूटा, वो टूट के बन गया RTUC। उसका नाम था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
उसमें कौन कौन थे? रणदीप देशपांडे, बंकिम मुखर्जी और भूपेंद्र दत्त। फिर क्या हुआ कि फिर इन लोग को लगा कि यार हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो सही बात नहीं है। फिर तीनों क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में टूटा था। फिर ये अलग लखनऊ अधिवेशन है, कांग्रेस का नहीं समझिएगा। जैसे कांग्रेस का तो होता ही था, मजदूर का भी अलग अलग अधिवेशन होता था, मुस्लिम लीग का होता था। तो ये मजदूर अधिवेशन लखनऊ में टूटा था। फिर लखनऊ अधिवेशन में सब जुट गया, सब जुट गया, एक साथ हो गया 1934 में। फिर 1938 में एक साथ होकर पहला अधिवेशन सब जब जुटा ना पूरा 1938 में, तो नागपुर में कर लिया। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है, पूछेगा आईएनटीयूसी का कौन किया था संस्थापक? तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस मई 1947 में बना था ये। तो उसके संस्थापक थे सरदार पटेल, बीबी गिरी। प्रथम अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था एमएन रॉय। अगर पूछ दे कि भारत में सबसे पहले मजदूर के लिए पंजीकृत मजदूर संघ कौन खोला था, मतलब जो रजिस्ट्रेट था, तो मजदूरों के लिए काम करता है, तो मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना 1918 में बीपी वादिया ने किया था। अगर पूछे कि सबसे पहले मजदूर का संघ कौन बनाया था, तो बीपी वादिया हो जाएगा। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में क्या है, देखिए एक्सप्लेनेशन में कि एमएन रॉय मॉस्को गए थे, वहां पर इसका सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी थे पहले ही, पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ था। उसमें क्या काम करना था? अस्त्र शस्त्र के बारे में, अन्य सामान कौन खरीद रहा है, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, ये सब था। इंग्लैंड में कौन पढ़ रहा है, ये सब देखना था इनका काम, क्योंकि सचिव पे बहुत काम था, उसी को बांटने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त नाम की पदवी दे दी गई। इसका भी वेतन भारतीय ही खजाना से दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, क्योंकि इसका नाम ही रख दिया गया था ना कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के ही था। कोई वकील नहीं हो सकता, कोई अपील नहीं कर सकता, कोई दलील नहीं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो हुआ था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, जब 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था गांधी जी द्वारा। उसी समय बोला गया कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रहा था। उसी समय लेफ्टिनेंट जनरल आर डायर, देखिए यहाँ सिर्फ जनरल डायर दिखाते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा, जनरल आर डायर ने गोली चलाकर सबको मार दिया। लेकिन आदेश कौन दिया था? मैंने पहले ही बताया है इस वीडियो में, इंटायर वीडियो में, जनरल ओ डायर ने। जो उधम सिंह मारे थे उसको 13 मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में लागू कब हुआ? तो देखिए पारित हुआ था 18 मार्च 1919 में, याद रखिए डेट 18 मार्च, और पारित लागू हो गया 1919 में। कब? 19 मार्च। ये डेट याद रखिएगा, 18 मार्च को हुआ पारित और लागू हुआ 19 मार्च को। तो यहाँ लागू पूछ रहा था 19 मार्च 1919। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने का विरोध हुआ, मतलब दोनों को बंदी बना लिया गया था, इसी के विरोध में किए थे कि उन लोगों को आप लोग मुक्त कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी? तो देखिए आ गया क्वेश्चन ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। इसी समय शंकर नायर क्या किए थे? अपना वायसराय कार्यकारिणी के परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। नाइटहुड एक त्याग किया था एम सुब्रमण्यम अय्यर, कब? जब एनी बेसेंट को जेल हो गया था होम रूल लीग आंदोलन के समय। और इस पर और कुछ तो इसमें है नहीं एक्सप्लेनेशन करने को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, एक याद रखिए कि इसमें वायसराय पूछेगा कौन था, तो 1916 से लेकर 1921 तक वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी? देखिए दे दिया यहाँ माइकल ओ डायर। अब आप लोग बोलेगा जो गोली चलाया उसी को मारा होगा, ये सब किताब भी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करता। यहाँ नीचे लिख दिया कि माइकल डायर खाली लिख देता है कि गोली चलाई निर्सम हत्या कर दिया, लेकिन यहाँ पर लिख दिया माइकल ओ डायर, तो आप लोग को लगेगा कि वही होगा जो मारा होगा। नहीं, एक ही नाम के दो व्यक्ति थे उस समय कार्यरत, एक थे हेड ओ डायर, एक था उसके नीचे आर डायर, तो ओ डायर को मारा था जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था ना उधम सिंह को। इनका जहां पर समाधि है उसी के बगल में राजा राम मोहन राय का है। राजा राम मोहन राय भी गए थे ना लंदन में, तो वहीं पर उनका मौत हो गया था, ब्रिस्टल लंदन में, वहीं पर इनका भी समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित थे कौन? जलियांवाला बाग त्रासदी। अमृतसर के जलियांवाला बाग का भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को निम्न में किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने। अभी इसका फिल्म भी आया है उधम सिंह पर, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया विक्की कौशल को। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के अवसर के रूप में देखा था? तो ये देखे थे महात्मा गांधी। कहता है कि दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता संभालने के लिए दे दिया था गांधी जी को। जिसने ही गांधी जी अध्यक्ष बने सोचा यार बहुत अच्छा है, चलो ना हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर असहयोग शुरू किया जाए। तो असहयोग में हिंदू मुस्लिम सब बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा में जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था किस शहर में हुआ था? तो हुआ था इलाहाबाद में। तो देखिए दोनों दो चीज है, ऊपर में मैंने बताया जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था जो गांधी जी इसका अध्यक्ष हुए थे। ये बोल रहा कि जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था कि आप खिलाफत कमेटी की सभा को संभालिए, तो वो हुआ था इलाहाबाद में 1920 में। और असहयोग आंदोलन के बारे में ये जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन का जो थॉट था वो गांधी जी का थॉट था, तैयार भी किए थे गांधी जी, लेकिन उसको पेश कौन किया था? तो उनको पेश किया था CR दास, चित्तरंजन दास, जिसको सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु भी मानते थे, जिनसे प्रभावित थे। और कहता है कि विशेष अधिवेशन भी होता था कांग्रेस का, तो विशेष अधिवेशन भी हुआ था 1920 में। उसमें लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में इसको स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी थॉट लाए तो सब स्वीकार कर लिया, ठीक है बहुत अच्छा गांधी जी आप लाए हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वोटिंग कब हुआ, इसको पारित कब किया गया? तो दिसंबर में जो मेन होता था 1920 में जो हुआ नागपुर अधिवेशन जिसमें CV राघवाचारी अध्यक्ष थे, उसमें इस पर मुहर मरा। प्रस्ताव को जैसे होता है ना कि राज्यसभा में कोई बिल लाया तो इसको एक्सेप्ट किया, फिर उस पर वोटिंग कब पड़ा, तो एक्सेप्ट कर लिया विशेष अधिवेशन में, अब वोटिंग पड़ गया, इस तरह समझिए नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था कि शराब मत पीजिए। अब देखिए आगे, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आने लगा। सही बात है, अब गांधी जी बोल दिए दारू नहीं पीना तो कौन दारू पिएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है, एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित किया और प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रकाशित की कि देखो इतने बड़े बड़े लोग थे, ये लोग पीते हैं तो तुम क्यों नहीं पीते हो, तुम भी पियो। तो देखिए उस प्रदेश का क्या नाम था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। क्या बात है। और देखिए जिसने इस देश को जेपी जैसा नेता दिया, इंदिरा गांधी का राजगद्दी हिला दिया, जिसके कारण पहली बार कोई कांग्रेसी मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना देश में, गैर कांग्रेसी बना, उस बिहार में ऐसा प्रचार किया गया था। जिसने गांधी को महात्मा बनाया, जिसने बुद्ध को महात्मा बनाया, उस बिहार के धरती में ये चीज हुआ। अब देखिए बिहार पीछे नहीं था, उड़ीसा भी इसके साथ आ गया। इसमें उड़ीसा का नाम नहीं दिया, अगर उड़ीसा देता तो ऑप्शन ई हो जाता। ये दोनों काम बिहार और उड़ीसा किया था, क्योंकि उस समय बिहार के साथ उड़ीसा भी था, याद रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि बिहार नहीं, उसमें बिहार उड़ीसा एक साथ था, दोनों का संयुक्त रूप से बिहार में सब चीज चलता था प्रशासन। तो देखिए किसका किसका नाम प्रकाशित किया था, एक्सप्लेनेशन में इसका नाम दिया हुआ है, आप लोग भी देखिएगा कौन कौन शराब पीता था। यहाँ तो शराब बंदी है, कारण मेरे पढ़ाने से और स्टूडेंट लोग कौन कौन शराब पीना शुरू कर देंगे नाम सुन के, लेकिन शराब नहीं पीना चाहिए, ये सब बहुत गलत चीज है। देखिए जो शराब का सेवन करते थे उन प्रसिद्ध लोगों की महान सूची में कौन थे? सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट और शेक्सपियर। कितने महान महान व्यक्तित्व थे, सब शराब पीते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पर ज्यादा बहस नहीं किया जाएगा, नहीं तो शराबबंदी पे ही शुरू हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो किए थे 1 अगस्त 1920 में। और इस समय क्या हुआ था? तिलक फंड बन गया था, और सबसे ज्यादा पैसा बिहार से ही फंडिंग हुआ था। क्यों बना भाई? तो उसी समय बोलता है कि तिलक की मृत्यु हो गई थी, उसी में दोनों शौकत ब्रदर जो था वो कंधा दिया था, एक ब्रदर जो था वो शहनाई बजाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो 1920 में।
किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान सक्रिय थे असहयोग आंदोलन के समय? तो ये थे बिहार, छपरा। बोलता है कि वो अपनी शिक्षा बनारस से किए थे, 1912 में पूर्णतः साधु बन गए थे और अपना नाम बदल के बाबा रामोदर दास रख लिया था। तो यही होता है कि जो संन्यास ले लेता है, साधु बन जाता है, उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि नरेंद्र दत्त पहले नाम था, पर बाद में दीक्षा लेने के बाद वो विवेकानंद कहलाए। मूल शंकर नाम था, बाद में दीक्षा लेने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाए। उसी तरह इनका मूल नाम था राहुल साकृत्यान, दीक्षा लेके बाबा रामोदर दास बन गए। जैसे आप भी, जैसे नीतीश कुमार भी कल होकर साधु संन्यास बन जाएंगे तो नीतीशा दास बन जा सकते हैं वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? देखिए, चोरा चोरी को। उसके बाद सब आंदोलन में लोग मरे हैं, मारे हैं, लेकिन बोलते थे कि ले चोरा चोरी हो गया, ये तो हिमालय जैसा भूल था, हम क्यों इस आंदोलन को शुरू किए? क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपिता हैं हमारे, ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि एग्जाम में 20 दिन छोड़ है कम तो आप लोग दीजिए या बीपीएससी एग्जाम ही देना छोड़ दीजिए। नहीं, हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और करप्शन कितना भी रहे तब भी अपना एक सीट लेके रहेंगे। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। हाँ, अगर जेपी जैसा दम है, चाहते हैं उस समय गांधी, देखिए इंदिरा गांधी के बाद कोई सशक्त पीएम बना तो मोदी बना है, तो जेपी ने इंदिरा गांधी जैसे सशक्त नेता का सिंहासन डोल दिया। अगर आप में भी वो है पावर, तो आप भी 20 दिन बच रहा है या 30 दिन बच रहा है तो बीपीएससी की एग्जाम मत दीजिए और मोदी का सिंहासन डोलवा दीजिए, तो मान जाएगा कि आप दूसरा जेपी हुए बिहार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जेपी का घर कहाँ था? तो पूछेगा तो सारण में सीताब दियारा में जन्मे थे। नेक्स्ट, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो क्या थी? खिलाफत आंदोलन की थी। देखिए इसके बारे में जान लीजिए क्या था। केरल का एक प्रांत था, मालाबार जिला था, उसी में मोपला विद्रोह हुआ था जिसके नेता था अली मुसलियार थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा, पूछता है। अली मुसलियार जो थे 1921 में ये मोपला विद्रोह हुआ था। यही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होती है क्योंकि गांधी को अंग्रेज को हराने का तरीका पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में 1922 में हुआ था? तो ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल में। बोला जाता है गुजरात का सूरत जिला है, सूरत में ना सिर्फ हीरे के व्यापारी लोग रहते हैं अभी, तो वहीं पे एक बारदोली जगह था। 1928 के बाद ये गतिविधि का केंद्र बन गया था राजनीति का। उसी में मेदता बंधु कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयालजी देसाई ने किसानों के समर्थन में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व कौन संभालने लगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी में इन्होंने कहा था कोई कर नहीं देना, इसी को शराबबंदी कहा गया। उसी के बाद कहता है कि आंदोलन चलाया गया और 1922 में बारदोली चलाने का विचार बनाया गया था। बिहार लोक सेवा गलती से 22 लिख दिया है, 28 होगा, तो इसका 28 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब सारा बंदी आंदोलन 1928 किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए केरल में हुआ था, जिसमें बोलता था कि जमींदार लोग हिंदू था और जो जिसपे कष्ट होता था वो बेचारा मुसलमान था, उस पर शोषण करता था। उसी में हुआ था, गांधी जी इसका सपोर्ट भी किया था इस चीज का। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वही चौरा चौरी कांड। इसमें गलत लिखा है 4 फरवरी, 5 फरवरी 1922 होगा। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड से स्तब्ध होके, देखिए भाषा, क्षुब्ध होके, जैसे आप लोगों ने इस सब भारी भारी वर्ड का प्रयोग बहुत कम ही किए होंगे, लेकिन यहाँ पे है क्षुब्ध होकर, मतलब इसको कहता है कि बहुत वो मर्माहत हो गए, लगा कि न बहुत बड़ा घटना माने कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी के बाद उन्होंने 12 फरवरी 1922 को स्थगित का घोषणा कर दिया। तो पूछेगा कि जब चौरा चौरी कांड हुआ था गांधी जी उस समय कहाँ थे? तो वो थे बारदोली पहुंचल थे। उसमें पूछ देगा कि जब देश आजाद हुआ तो कहाँ थे? तो कलकत्ता में थे वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यंग इंडिया में इन्होंने लिखा भी है, आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। इनका कहना था कि अहिंसा नहीं होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सबसे पहले हो लाइन से ही हो जाएगा 1 2 3 4। सबसे पहले क्या हुआ था? चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना,
गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी के बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते क्योंकि गांधी जी को समझना बहुत ही मुश्किल है। उनसे डायरेक्ट दिल में आते हैं, जिसके भी आते हैं समझ में नहीं आते हैं वो। तभी ना सर्किट का फिल्म देखे होंगे, क्या कहा था कि भाई गांधी के बारे में भी हम लोग को ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलने का, जब भी बोलने का तो बड़ा बड़ा शब्द बोलने का, दुर्दशा, दुर्गति, वाट नहीं बोलने का। तो यही सब है, गांधी जी को समझना बहुत मुश्किल है कि कभी कहते हैं कि अहिंसा हो गया तो बंद कर दिए हैं, कभी असहयोग आंदोलन के बाद जितना आंदोलन हुआ सब में हिंसा ही हुआ, तो बंद ही नहीं हुआ कुछ। नेक्स्ट, लॉर्ड सिन्हा जो थे, इन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था 1921 में। तो इनका नाम था पूरा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसी में आपको एनी बेसेंट, जिन्ना, इसे सब छोड़ दिया था कांग्रेस को। बोला था कि ये क्या मतलब है, जब पूर्ण चरम पर था आपने बंद कर दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर मुंजे का नाम सुने होंगे आप, वो निंदा प्रस्ताव ले आए थे गांधी जी के खिलाफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो किसके? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल बना था। कब बना था? 1 जनवरी 1923। एकदम याद कर लीजिए, कोई बोले मार्च फरवरी सब गलत है। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी बना था, जिसका मतलब था कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और अपना मांग अंदर विधानसभा में घुस के हम लोग मांगेंगे। तो इसका समर्थन बाद में कांग्रेस कर लिया था इस आइडिया का। और इसमें कौन कौन थे? तो सी आर दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन की सफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के सफलता के बाद हुआ था। रिपीटेड क्वेश्चन ये सब। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1922 में जेल से छूटने के बाद सी आर दास ने गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने, क्योंकि इन्हें देश बंधु कहा जाता था, देश बंधु चित्तरंजन दास ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एन जी रंगा आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इसका कहना था कि कोई भी बिल अगर गलत लगेगा उसको हम लोग विरोध करेंगे। कब विरोध करेंगे? जब हम लोग अंदर घुसेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वहां असहयोग करेंगे। चलिए, गांधी जी का असहयोग तो फेल हो गया, हम लोग वहां असहयोग करके दिखाएंगे। तो बाद में कांग्रेस इसका कंसेप्ट को माना था, सी आर दास मोतीलाल नेहरू का, पर पहले इन लोग विरोध किए थे। इसी में चित्तरंजन दास त्यागपत्र दे दिया था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ था? कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों में भारत सरकार चलाती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। याद है ना आपको सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? वो थे जब संविधान सभा बने थे तो प्रथम यही बने थे अध्यक्ष, अस्थाई। और अस्थाई अध्यक्ष कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद। दोनों कौन थे? बिहार से ताल्लुक रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो 1928 में। पूछेगा कि कब नियुक्ति कब हुई थी? तो देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और इसकी समीक्षा के लिए 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। पूछे नियुक्ति कब हुई? तो 1927, एकदम याद कर लीजिए। और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928। ये भी क्वेश्चन कहीं कहीं मैंने देखा पूछते हुए कि कहाँ पहुंचा? दिल्ली, मुंबई, बनारस, बिहार, तो बम्बई। बाकी जितने कमीशन आए, जो भी आए, सब दिल्ली में आए। ट्रिक याद कर लीजिए, चाहे क्रिप्स आए, चाहे कोई भी आए, क्रिप्स मिशन आए, कोई भी मिशन आए, सब आया दिल्ली में, सिर्फ साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब देखिए। दूसरा रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज चला था, जो डलहौजी ही ने चलवाया था। और गीता तत्व गोपाल हरि देशमुख का था और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का। तीसरा मैंने पूछा था सबसे अधिक कार्यकाल लंबे समय तक किस वायसराय का रहा था? वायसराय में तो लिथिगो का रहा था। और फर्स्ट आईएएस कौन बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया में? तो वो थी अन्ना राजम मल्होत्रा। तो यही 4 क्वेश्चन का मैंने बोला था आप लोगों को कमेंट में देने के लिए, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आप सभी को। तो इसी के साथ दोस्तों
पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर विराम देता हूँ। वीडियो जरा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे फैक्ट, ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन और ऐसे ऐसे को रिलेटेड क्वेश्चन किया गया जो कहीं नहीं आपको मिलेगा, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं। और इसका पार्ट 1 भी मैंने पढ़ाया है, वो भी बहुत डिटेल बताया है। जो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें जिसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम लोग का एक न्यूज़पेपर कटिंग का भी सीरीज चल रहा है, क्योंकि पेपर कोई नहीं पढ़ते हैं। उसी पेपर का इंपॉर्टेंट कटिंग जो रिपोर्ट से है, इंडेक्स से है या बिहार स्पेशल जल्द ही आने वाली है, उसका भी सीरीज प्लेलिस्ट है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है दोस्तों। पार्ट 3 में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों को ज्ञानवर्धन बातें बताएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।